जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे स्वागत है आपका। आज हम लोग बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था 67वीं बीपीएससी का पेपर जो री एग्ज़ाम हुआ था वो प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग लेके आज उपस्थित हैं और उसी के क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो पेपर होता है उसी को हम लोग आज करेंगे। तो कब का हुआ था? तो जो 67वीं बीपीएससी हुआ था उसी का हम लोग पेपर आज प्रीवियस ईयर पेपर आज हम लोग करने वाले हैं और उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधे पेपर पे आते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन हुआ था उसको डिस्कस करते हैं और ज़्यादा समय हम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो हमको लंबी नहीं बनाना है, इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करेंगे। सीधा क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिस्कशन होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आइए, तो हम लोगों का जो क्वेश्चन, चलिए आइए, तो हम लोग 140 क्वेश्चन से शुरू करेंगे और एक क्वेश्चन तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 से शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोग 1 तक आएंगे। ठीक है, और इसके अगर देखा जाए तो 41 से लेके 50 तक जो होता है इसमें जो मैथ आता है, तो मैथ का डिस्कशन हम लोग इस सेशन में नहीं करेंगे, किसी अगले सेशन में कर लिया जाएगा, उसको भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा। ठीक है, सारा का सारा डिस्कशन होगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा हो गया है। ठीक है, आते हैं। आइए, अब जैसे हम देखते हैं तो इसमें दिया है ना कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया, किस वर्ष में चुना गया है? सबको पता है कि सबको पता है हम लोगों को कि 96 में चुना गया था। ठीक है, लेकिन ईयर नहीं पता है। ऑप्शन ए कह रहा है सितंबर 1946, ऑप्शन बी कह रहा है कि अक्टूबर 1946, ऑप्शन सी कह रहा है नवंबर 1946 और ऑप्शन डी कह रहा है कि दिसंबर 1946। ठीक है, और ऑप्शन ई कह रहा है, अगर हम लोग जाएंगे बैंक में भी देखते हैं तो पहले 5 ऑप्शन होता था, इसमें तो हमें पता नहीं, जब से बीपीएससी करा रहा है, आईबीपीएस करा रहा है, हमें नहीं पता है, लेकिन बीपीएससी में 5 क्वेश्चन होते हैं और 5वां ऑप्शन जो होता है इसमें से दिया रहेगा कि इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। ये जो ऑप्शन होता है ये बीपीएससी अपना पीछा छुड़ाने के लिए और वैकेंसी कोर्ट में ना जाए, इसलिए इस ऑप्शन को चूज किया था। बाकी अन्यथा वैसे भी इस ऑप्शन में अगर हम लोग पूरे पेपर में देखेंगे ना तो 4 से 5 ही क्वेश्चन इस तरह के जाएंगे, ये तो नहीं ही जाएंगे। ठीक है, इस 4 में से कोई ना कोई ऑप्शन हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, कब चुना गया था? तो आप लोग जानते हैं दिसंबर 1946 में इज द राइट आंसर है। ठीक है, दिसंबर 1946 में इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा डी। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि 1942 ईस्वी में, ठीक है, 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जय प्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वैसाखी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है होली, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दशहरा और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दिवाली और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 5 ऑप्शन हो गए हम लोगों का। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो 1942 ईस्वी में, ठीक है, त्यौहार का दिन होता है और उस समय जश्न मनाया जाता है और उसी समय जयप्रकाश नारायण जी जेल से भाग जाते हैं। तो वो त्यौहार कौन सा था? तो वो दिवाली थी। ऑप्शन नंबर डी इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 139 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, दिवाली। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा। बीपीएससी का ज़्यादा क्वेश्चन होता नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन 5 है या फिर जो भी है पेपर, तो सारे पेपर कठिन ही आते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो चीज़ हमको आता है वो आसान लगता है, जो चीज़ हमको नहीं आता है ना वो ईज़ी लगता है। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है 138 नंबर क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कि 1946 में, क्या कह रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? ऑप्शन ए जगजीवन राम को, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन सी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को, और ऑप्शन डी सैयद अली जहीर को। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग जैसे देख रहे हैं कि बीपीएससी के हैं, तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसमें श्रम विभाग की अगर बात की जाए तो इस तरह से जगजीवन राम को मिला था। इज द राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, जगजीवन राम को, इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। जगजीवन राम को श्रम विभाग मिला था। और आइए इसका ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या मिला था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मिला था। तो क्या मिला था? खाद्य एवं कृषि विभाग इनको मिला था। ठीक है, और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को कुछ नहीं मिला था, सैयद अली अजहर को भी, जहीर को भी कुछ नहीं मिला था, सॉरी जहीर को भी कुछ नहीं मिला था। तो ये दोनों ऑप्शन उसमें नहीं थे, लेकिन ये दोनों ऑप्शन थे। तो जगजीवन राम को क्या मिला था? श्रम विभाग मिला था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात की जाए तो खाद्य एवं कृषि मिला था। ठीक है, इस तरह से हमारा इज द राइट आंसर की अगर बात की जाए तो हमारा इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा हम लोगों का ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? 138 का ए हो जाएगा, जगजीवन राम को। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए थोड़ा सा सही हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि आजाद दस्ता, ठीक है, आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? ठीक है, किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? ऑप्शन नंबर ए चंपारण, ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी बात अगर कर ली जाए कि ये किस किस सन में हुए थे। ठीक है, तो अगर हम लोग चंपारण की बात करते हैं तो ये बिहार में पड़ता है, और बिहार का चंपारण जिला था जहाँ पे किसानों के लिए गांधी जी ने पहला आंदोलन शुरू किया था। कब? तो 1917 में, 1917 में ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन की अगर बात की जाए तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है, और अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात की जाए तो ये 1930 में हुआ था, और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, नमक कर आंदोलन। यही आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात की जाए तो ये 1942 में हुआ था। ठीक है, लेकिन हम लोगों का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता जो था बिहार में सक्रिय हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? ठीक है, खुदीराम बोस थे, और किंगफोर्ड जो है उस समय जो कि मजिस्ट्रेट अधिकारी था। ठीक है, तो इसको जो है कि इसके ऊपर बम मार देते हैं, और वो जगह कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पटना, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गया, ऑप्शन नंबर ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किंग फोर्ट की अगर बात की जाए तो ये क्या था? पहले
इसका अगर बात की जाए तो ये एक मजिस्ट्रेट अधिकारी था, ठीक है, दंड देता था। और अगर इसकी बात की जाए तो इसकी हत्या जो हुई थी, हत्या की कोशिश हुई थी, इसके ऊपर बम तो फेंके थे ये खुदीराम बोस जो थे, ये बम फेंके थे किसके ऊपर, इसके ऊपर। लेकिन उस समय उस जो बग्घी थी, जो बग्घी पहले होती थी उसमें वो बैठ के जा रहा था, तो बग्घी में किंग्स फोर्ड ना करके उसकी वाइफ बैठी थी। कौन बैठी थी? उसकी वाइफ। और वाइफ के ऊपर इन्होंने बम फेंक दिया, और वाइफ का नाम क्या था? डगलस। डगलस डगलस इनकी वाइफ थी। और ये घटना कब घटती है? तो 30 अप्रैल को 1908, ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को। जगह है मुजफ्फरपुर। इज द राइट आंसर हो जाएगा सी। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। वो स्थान कौन सा है? तो मुजफ्फरपुर। और उसमें डगलस इसकी वाइफ मारी गई थी। और ये घटना होती है 30 अप्रैल 1908 को, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि फरवरी 1922 में, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? चौरी चौरा की घटना घटती है हम लोगों के यहाँ। और चौरी चौरा की घटना जब घटती है तो वहाँ पे उग्र भीड़ जो है कि जुलूस अपना निकालती है, आंदोलन मतलब विरोध करते हुए आगे बढ़ती है। और जैसे ही चौरी चौरा स्थान पे पहुँचती है तो वहाँ के कुछ पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी जो है, इन पे गोली चला देते हैं। और फिर जो भीड़ होती है, फिर वो जो जुलूस होता है वो एक आंदोलन मतलब एक उग्र भीड़ में बदल जाती है। और वो लोग आके उस पुलिस चौकी को आग लगा देते हैं। उसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, जिससे गांधी जी को बहुत दुख पहुंचता है। और ये स्थान की अगर बात की जाए चौरी चौरा की, तो ये राजस्थान में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, बिहार में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरी चौरा नामक स्थान पड़ता है, वहीं की ये घटना थी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम दिया। तो इसका नया नाम क्या दिया था? ठीक है, आइए देखते हैं नया नाम क्या था। स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, बलिदान द्वीप, नवोदय द्वीप। ये कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर इसकी बात की जाए सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, तो ये मूलतः जो है कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, ठीक है। और इन्होंने जो नाम दिया था वो दिया था स्वराज द्वीप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। और सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस का अधिवेशन जो किया था ये 1939 में इन्होंने किया था, ठीक है। ये भी आप याद रखिए, अगर इनसे बहुत ही क्वेश्चन ये पूछ देता है कि इन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन कब किया था, तो 1939 में इन्होंने अधिवेशन किया था, ठीक है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा जो हम लोग देखते हैं ना वो नहीं होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग की बात करें, तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? ठीक है, स्वाधीनता की अगर बात की जाए तो स्वाधीनता किस किस अधिवेशन में पारित किया था? ठीक है, अगर नागपुर का अधिवेशन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1920 में नागपुर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1924 में बेलग्राम का अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1929 में लाहौर के अधिवेशन। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1931 में कराची का अधिवेशन। और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर स्वाधीनता की बात की जाए तो ये हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा,
इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था और अध्यक्षता किसने किया था? तो जे एल नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू। जे एल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, अगर नागपुर और बेलग्राम अगर देखा जाए और कराची, इसकी भी बात कर लिया जाएगा किसने किसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो नागपुर का अगर देखा जाए 1920 में अधिवेशन हुआ था और ये सी विजयन राघवाचार्य जी ने इसका अधिवेशन अध्यक्षता किया था। 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता सी विजयन राघवाचार्य जी ने किया था। फिर आते हैं 1924 का अधिवेशन। 1924 अधिवेशन बेलग्राम में हुआ था। ठीक है, और बेलग्राम की अगर बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, और ये इसका अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। ठीक है ना, महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, नेहरू जी ने किया था, स्वाधीनता की वहाँ पे मांग रखी गई थी। ठीक है, प्रस्ताव पारित किया गया था। और 1931 का कराची अधिवेशन जो था, 1931 का कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता किया था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1929, ऑप्शन नंबर बी 1930, ऑप्शन नंबर सी 1931 और ऑप्शन नंबर डी 1932 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता की अगर बात की जाए तो ये 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। 1929 की अगर बात की जाए, ठीक है, 1929 की अगर बात की जाए तो हम लोग जानते हैं कि नेहरू जी ने अधिवेशन किया था, लाहौर में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन और उसमें पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, लेकिन 1919 में बिहार में, ओनली वन बिहार की बात कर रहे हैं हम, तो बिहार में किसान सभा आयोजित की गई थी। ठीक है, किसान सभा, बिहार किसान सभा आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे। ठीक है, स्वामी सहजानंद के द्वारा बिहार किसान सभा जो है गठित किया गया था या फिर उसकी सभा आयोजित की गई थी। ठीक है, तो इस तरह से गांधी इरविन समझौता हम लोगों का 1931 हो जाता है। इज द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन, ठीक है, क्या हुआ? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इस चीज़ को हम लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्योंकि नहीं वाला जब हम ऑप्शन आता है ना तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें गलत कर देते हैं। तो इसमें से होंगे कौन नहीं है यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी कह रहा है रेमजो डोनाल्ड, ऑप्शन सी कह रहा है एवी एलेक्जेंडर और ऑप्शन डी कह रहा है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं और ऑब्लिक करके दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से कौन नहीं था? तो इसमें से कौन नहीं था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एबी एलेक्जेंडर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये भी थे, लेकिन रेमजो मैकडोनाल्ड नहीं थे। इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ये तीन लोग थे लेकिन ऑप्शन नंबर बी रेमजो मैकडोनाल्ड इसमें नहीं थे। कैबिनेट मिशन जो आया था उसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो आइए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है हम लोगों का और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल, बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी
JB कृपलानी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर बारदौली सत्याग्रह की बात की जाए तो बारदौली सत्याग्रह की अगर बात की जाए तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ए हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। और यहीं पे अगर बात की कर ली जाए अगर अधिवेशन की, तो 1931 में कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अधिवेशन 1919 में अमृतसर में किया था। जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर में किया था। ये लोग अधिवेशन किए थे, ठीक है। इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? बहुत है जनरल डायर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है कर्नल वायली को, ऑप्शन नंबर सी है माइकल ओम ड्यूआर को, ऑप्शन नंबर डी है सैंडर्स को, ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, ठीक है। तो उधम सिंह की अगर बात करें किसे मारे थे तो ये माइकल ओम डायट को मारे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन जो है, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बिपिन चंद्र पाल, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है चित्तरंजन दास, और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो अगर बंगाल विभाजन की अगर बात की जाए तो बंगाल विभाजन की अगर बात की जाए तो ये 1905 ईस्वी में इसकी घोषणा होती है कि बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में विभाजन किया जाएगा, ठीक है। और ये स्टेटमेंट आता है कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह पड़ा है, तो ये बोलते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ये स्टेटमेंट देते हैं कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। गोपाल कृष्ण गोखले की बात की जाए अगर ऑप्शन नंबर बी, तो ये गांधी जी के गुरु थे। राजनीतिक गुरु किसे गांधी जी मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, ठीक है। इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, लखनऊ हुई थी, कानपुर हुई थी, ग्वालियर में हुई थी, झांसी में हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि हुई कहाँ थी। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो ग्वालियर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर में, ठीक है। लेकिन अगर जो 1857 की क्रांति थी, ठीक है, अगर उसकी बात की जाए तो लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहा था? हजरत महल, ठीक है। कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो नाना साहेब। ग्वालियर से कौन कर रहा था? तो तात्या टोपे। और झांसी से कौन कर रहा था? तो मनुबाई, ठीक है। झांसी से कौन कर रहा था? मनुबाई, ठीक है। अब हम लोग ये देख लेते हैं, तो ये तो यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे 1957 की क्रांति का, लेकिन कैप्टन कौन था जो इनको हराया? ठीक है, सेनापति कौन था? मतलब एक तरह से हम लोग का जनरल, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि लखनऊ का नेतृत्व हजरत महल कर रही थी, तो वहाँ लड़ने के लिए किसको भेजा गया था? तो कैपल को भेजा गया था। अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो कैपल था। फिर कानपुर में कैपल। कानपुर और लखनऊ को अगर देखा जाए तो एक ही ने हराया था,
और वो था कैपल, ठीक है। और ग्वालियर और अगर झांसी की बात की जाए तो इसको ह्यूम्स ने हराया था, ह्यूरोज ने हराया था। तो लखनऊ किसका नेतृत्व कर रही थी? लखनऊ से तो हजरत महल कैपल ने हराया था। कानपुर से नाना साहेब कर रहे थे, कैपल ने हराया था। ग्वालियर से तात्या टोपे कर रहे थे, ह्यूरोज ने हराया था। और झांसी से मनुबाई कर रही थी, मनुबाई लक्ष्मी रानी, ठीक है, लक्ष्मीबाई रानी, ठीक है। इनको भी ह्यूरोज ने हराया था। इस तरह से इज द राइट आंसर हम लोगों का ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो हम, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एम ए जिन्ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है शौकत अली। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अब्दुल गफ्फार खान। और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे, तो अब्दुल गफ्फार जाने जाते थे। इस तरह से हमारा इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इज द राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज हम लोग इसमें से 120 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कितना? 120 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन हो गया है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिले का सही क्रम बताइए, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय अवरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम में होता है बढ़ते हुए, मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उसके बड़ा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? अवरोही क्रम, ठीक है। पहले क्या हो जाएगा? ठीक है, बड़ा हुआ, फिर ऐसे, ठीक है। इस तरह से जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर। बी कह रहा है शिवहर, अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, नवादा। सी कह रहा है पूर्वी चंपारण, शिवहर, अररिया, किशनगंज, नवादा। डी कह रहा है अररिया, नवादा, पूर्वी चंपारण, शिवहर, किशनगंज। डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अगर इसकी बात की जाए प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। पहले नवादा, फिर उससे किशनगंज, फिर उसके बाद आएगा पूर्वी चंपारण, फिर उसके बाद आएगा अररिया, फिर उसके बाद आएगा शिवहर, ठीक है। फिर आएगा शिवहर, ठीक है। इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। नहीं को बिल्कुल ही अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं के चक्कर में हम लोग जो सही होता है उसको आंसर टिक करके चले आते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो उसमें हम लोग 1-2 क्वेश्चन से ऐसे ही क्वेश्चन जो गलत करते हैं उसी नंबर से हमारा रिजल्ट क्या होता है? रुक जाता है, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी गलती हमको नहीं करनी है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उस विकल्प का चयन करिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। पहला दिया है कि युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, ठीक है। बी कह रहा है कि सशक्त महिला, सक्षम महिला। सी कह रहा है हर खेत में सिंचाई का पानी। और डी कह रहा है सभी के लिए वायु मार्ग। और ये कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, ठीक है। तो चलिए अगर युवा शक्ति बिहार की प्रगति की अगर बात की जाए तो ये जो बिहार का जो एक 2022 का जो है ये क्या था, तो उसका थीम है, ठीक है। उसका थीम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति,
याद रखिएगा। और इसकी अगर इसमें सही आंसर की बात की जाए तो इसमें हर खेत सिंचाई का पानी जो है इसमें नहीं है, ठीक है, ये योजना इसमें नहीं आता है। साथ निश्चय भाग 2 का जो योजना है उसमें युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला और सभी के लिए वायु मार्ग, ये तीनों का जिक्र किया गया है। इसका जिक्र, इसका जिक्र, इसका जिक्र किया गया है, लेकिन हर खेत में सिंचाई का पानी, इसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है। इस तरीके से इसका इज द राइट आंसर हम लोगों का सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की बात अगर की जाए तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का अनुमान है, ठीक है, कितना अनुमान लगाया गया है, कब लगाया गया है, 22-23 में। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 3.18%, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 12.1%, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 3.47%, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 9.89%, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक की बात की गई है। अगर इसमें देखा जाए तो जो अनुमानित घाटा लगाया गया है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3.47% अनुमानित घाटा रहने का राजकोषीय लगाया गया है। और अगर 23-24 की अगर बात करें तो 23-24 में ये घटकर हो गया है 2.89%, ठीक है, इतना 2022 और 23 में लगाया गया है अनुमान, ठीक है। तो इसका इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम लगाइए। सही है सबसे, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नालंदा, मुंगेर, पटना, नालंदा, बिहार, मुंगेर, पटना, मुंगेर, नालंदा, मुंगेर, नालंदा, पटना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर इसकी बात की जाए तो शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन एक जो है इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा, नालंदा, मुंगेर, पटना, ठीक है, शहरीकरण के मामले में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए, ठीक है। ये तो पुराना सर्वेक्षण है, ठीक है, अगर आप कहेंगे तो बता देंगे, लेकिन ये इस पेपर में दिया है तो उस हिसाब से इसका देख लेते हैं, लेकिन ये इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुई है। बी कह रहा है कि बिहार में द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई है। सी कह रहा है बिहार में तृतीय क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम दर से बढ़ा है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बिहार के प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर इसका बात किया जाए 21-22 की, इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। और हमको गलत की पहचान करनी थी, इसलिए गलत कथन ही चुनना था, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन ऑफ डी हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम, क्या कह रहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन चुनिए। इसमें सही कथन हम लोगों को चुनना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ये बिहार में सड़क संपर्क के विकास के लिए है। जो जीवंत ग्राम कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है, यही कह रहा है, ठीक है, किस संबंध में ये योजना चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यह बिहार में सड़क
यह बिहार में सड़क संपर्क के विकास के लिए है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के लिए है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इसकी शुरुआत साल 2017 में हुई थी। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। ऑप्शन नंबर ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर इसका बात किया जाए तो ये जो उत्तरी सीमा पर यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए चुना गया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करिए। तो यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए योजना बनाई गई है। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए, इसमें 2 ही क्वेश्चन बचा है तो इसको भी कर लेते हैं क्योंकि ये स्लाइड पूरी हो जाएगी हम लोगों की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है, ठीक है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 109.5 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 209.5 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 105.5 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 201.23 मिलियन टन। ठीक है, तो अगर 2020-21 की अगर बात की जाए तो इसका इज द राइट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 109.5 मिलियन टन। 109.5 मिलियन टन कुल उत्पादन किया गया था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये हम लोगों का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा और नेक्स्ट सेशन इसके आगे से ही स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो 118 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2008 में कितना था? ये पुराना है क्वेश्चन, लेकिन अब पूछा है पेपर में तो क्या ही किया जाए। ठीक है, आइए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1.7%। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 0.7%। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 2.1% और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1.3%। ऑप्शन नंबर ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। 1.7% था। ठीक है, 1.7% था। चलिए, आज का सेशन बहुत ही पूरा पेपर अगर हम लोग करेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को करने में 3-4 सेशन लेंगे और धीरे धीरे इस सेशन को किया जाएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है ना कभी सारे क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं पेपर में, एग्जाम में आया है और ये प्रीवियस पेपर है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो चलिए, इस सेशन को यहीं हम लोग विराम देते हैं और मिलते हैं आपके अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।